प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर आया हूं, जो मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज मेरा प्रकरण रहेगा नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षक शिक्षा हेतु कार्य योजना की अनुशंसा है। वो कौन कौन सी अनुशंसा है जो नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा हेतु की गई, उन अनुशंसाओं के बारे में आज हम गहनता से चर्चा करेंगे, उन पर विचार करेंगे और उन चर्चाओं के माध्यम से हम किन किन चीजों में अध्यापकों को अनुशंसा की गई उनके बारे में समझेंगे। आशा में पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। पहले अगर हम करें, समय समय पर शिक्षा में परिवर्तन होते आ रहे हैं, नई नई नीतियां बन रही है। नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अब वर्तमान में देखें तो नई शिक्षा नीति का भी प्रादुर्भाव हुआ है। सरकार के द्वारा समय एवं परिवर्तन के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है। उन नीतियों के अनुसार हमें अध्यापकों की किस प्रकार से नियुक्ति की जानी चाहिए, कौन सी योग्यता अध्यापक में होनी चाहिए, किन परीक्षाओं के माध्यम से अध्यापक को नियुक्ति दी जानी चाहिए, इन सारी बातों पर कई प्रकार की अनुशंसाएं राज्य सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उनके अनुसार हम कार्य को समझते हैं, उस कार्य योजना के अनुसार हम चलते हैं और देखते हैं, उनके अनुसार हम प्रशिक्षण लेते हैं। तब एक अध्यापक में ये कार्य योजना के अनुसार अध्यापक शिक्षा में सारी बातों को समझ में आती है। आज हम एक एक अनुशंसाओं के लिए जो शिक्षक शिक्षा हेतु जो कार्य योजना में अनुशंसाएं बताई गई, उन पर हम गहनता से चर्चा करें। तो पहली अनुशंसा है जो 1986 में की गई थी, तो उसका है शिक्षक चयन प्रक्रिया में सुधार। शिक्षक चयन प्रक्रिया में सुधार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम शिक्षकों का चयन करें, वो कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे उचित शिक्षक, अच्छे शिक्षक हमें मिल सके, ऐसी अनुशंसाएं उनमें बताई गई है। तो शिक्षक चयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए चयन प्रक्रिया में योग्यता का निर्धारण, हमें अध्यापकों की योग्यताओं का निर्धारण करना चाहिए। उन निर्धारित योग्यताओं के अनुसार ही हम अध्यापकों की चयन प्रक्रिया उनमें सम्मिलित करना चाहिए ताकि हमें योग्यताधारी टीचर मिल सके। ऐसी चयन प्रक्रिया के माध्यम से कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार हम उनका चयन करते हैं, परीक्षा का आयोजन करवाते, उसके अनुसार हमें योग्य टीचर मिल सके। ऐसी योग्यताओं का निर्धारण हमें करना चाहिए। ऐसी अनुशंसाओं के बारे में भी बताया गया है। शिक्षकों की योग्यता में उन्नयन हेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था और शिक्षकों की जो योग्यता है उनके उन्नयन हेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं कि शिक्षक अपने जो योग्यता में कैसे बढ़ोतरी कर सके, कैसे वृद्धि कर सके, कैसे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, उनके उन्नयन हेतु पाठ्यक्रम की हमें उचित व्यवस्था करने का भी हमें अनुशंसा की गई है। ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए ताकि अध्यापक समय पर अपना प्रशिक्षण लेकर के इन व्यवस्थाओं से जुड़ सके और अपनी योग्यताओं को अपनी बढ़ा करके अपना उन्नयन कर सके। ऐसी भी व्यवस्था इन नई शिक्षा नीति 1986 में बताई गई है। शिक्षण व्यवसाय को आकर्षण करने और इच्छुक शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में करना। शिक्षण व्यवसाय को आकर्षित, हमारा जो व्यवसाय है उसको हम और अच्छा कैसे बना सके, आकर्षित कैसे बना सके, इसके लिए हमारे व्यवसाय की वृद्धि होना अति आवश्यक हो जाता है, उसकी बढ़ोतरी होना अति आवश्यक हो जाता है, उनमें सुधार होने की अति आवश्यकता हो जाती है। अगर हम अच्छा शिक्षण करवाएंगे और तो हमारे व्यवसाय में आकर्षित वृद्धि होगी। इसलिए हमें शिक्षण का जो कार्यक्रम है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। ये भी एक शिक्षण व्यवसाय में एक अनुशंसा की गई है। इच्छुक शिक्षकों की नियुक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में करना। अगर जो
अध्यापक ये चाहते हैं कि मेरी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में हो, या मैं ग्रामीण क्षेत्रों के बालक बालिकाओं की सेवा करना चाहता हूँ, या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना चाहता हूँ, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति उनके आधार पर, प्रार्थना के आधार पर, प्रार्थना पत्र के आधार पर उनकी नियुक्ति दे देनी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के एरिया का और बालक बालिकाओं का विकास हो सके, स्कूल की व्यवस्था ठीक प्रकार से संचालित हो सके। ऐसी भी व्यवस्था अनुसंधान में बताएगी। जहाँ जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ भी अगर किसी की मांग है कि मैं जनजातीय क्षेत्र में अपनी शिक्षा का प्रकाश करना चाहता हूँ या विकास करना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी हमें जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षक की नियुक्ति की बात हमें करनी चाहिए। ऐसी अनुशंसाएं भी हमारे शिक्षा नीति के अनुसार बताई गई है। उन अध्यापकों की नियुक्ति भी जनजातीय क्षेत्रों में करनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में, ताकि हमें ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके और वहाँ के बच्चे पढ़ सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, बेहतर सुविधाएं लेकर के वो आगे बढ़ सके, समाज का विकास हो सके और राष्ट्र का विकास हो सके। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत भी हमें इन बातों को सीखना चाहिए और ऐसे अध्यापकों की अनुशंसा के माध्यम से शिक्षक चयन प्रक्रिया में ये बातें कही गई है। राजकीय स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से, जो कि प्राइवेट सेक्टर है या स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, कई प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था उनके द्वारा दी जानी चाहिए, ताकि प्रौढ़ शिक्षा हेतु अध्यापक तैयार किए जा सके और उनको जहाँ पर वो स्कूल नहीं जा सकते हो, वहाँ भी हमें शिक्षा की व्यवस्था से हम जोड़ सके। ऐसे अध्यापकों को भी हमें नियुक्ति के लिए ऐसी अनुशंसाएं भी बताई गई है कि हमें कई प्रकार के गैर सरकारी संगठन है या NGO के माध्यम से कई ऐसे संगठन चलाए, जिनके माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा हेतु शिक्षकों के लिए तैयार करना भी एक अनुशंसा मानी गई है। तो ये भी एक बात इसके अंतर्गत बताई गई है। दूसरा, अगर हम बात करें शिक्षकों की जीवन शैली में कार्य सेवा शर्तों में सुधार। शिक्षकों की जीवन शैली, कार्य में सेवा शर्तों में सुधार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इनकी भी बात अगर हम करें तो भी ये हमारे कई प्रकार का महत्व, जो हमारी नई शिक्षा नीति 1986 में बताई गई कि शिक्षकों की जीवन शैली, कार्य में सेवा शर्तों में कैसे किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, उनके किस प्रकार की योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से वेतन भत्ते उपलब्ध करा सकते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति किस प्रकार से हो सकती है, ये सारी चीजों पर हम इसमें प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार वेतन भत्ते उपलब्ध कराना, शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार वेतन भत्ते उपलब्ध कराना भी एक हमारी जो नई शिक्षा नीति के अनुसार हम अनुशंसा में मानी गई है कि हम शिक्षकों की योग्यता के अनुसार उनको वेतन दें, वेतन भत्ते दें, ताकि जैसे जिस अनुसार वे योग्यता रखता हो उसके अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिए। ऐसा प्रावधान भी ऐसी अनुसंधान में बताया गया है। डिग्री के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से उनको वेतनमान भी मिलना चाहिए। भत्ते, अगर वो सरकारी कार्य के लिए कहीं जा रहा है या कहीं सरकार से कार्य अलग से सर्विस के अलावा कोई कार्य कर रहा है, उनको वेतन भत्ते अलग से दिए जाने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत अनुसंधान में बताया गया है। तो ये भी एक बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सेवानिवृत्ति, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति कितने साल में की जाए, कब की जाए और सेवानिवृत्ति में कौन कौन सी सुविधाएं उनको मिले, कितनी सेवानिवृत्ति में कितनी पेंशन उनको दी जाए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है कि सेवानिवृत्ति में कौन से लाभ उनको दिए जाए, कितनी ग्रेड उनकी बनती है वो ग्रेड उनको दी जाए, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत अनुसंधान में बताई। वृद्धावस्था लाभ, वृद्धावस्था लाभ का अर्थ होता है कि वृद्धावस्था में जब टीचर कोई वृद्धावस्था में आ जाता है तो उनको वृद्धावस्था पेंशन भी उनको मिलनी चाहिए। ये भी एक टीचर की जो सेवा पूर्ण हो चुकी है उनको पेंशन से भी हमें लाभ देना चाहिए। ये भी एक अनुशंसा में माना जाए, ताकि शिक्षक अपनी गरिमा को बनाए रखे और शिक्षा अपने जो जीवन में जो उन्होंने पूरा जीवन छात्रों के लिए त्याग किया है, उनका लाभ उनको मिल सके। ये भी एक वृद्धावस्था पेंशन के रूप में माना गया है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो और जो भी अध्यापक हैं उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध, क्योंकि चिकित्सा की सुविधा जब वृद्धावस्था हो या टीचर कभी भी अपनी सुविधाओं का लाभ ले सकता है, तो ऐसी सुविधाओं के लिए भी हमें अनुशंसा की गई है कि नई शिक्षा नीति में जो चिकित्सा की सुविधा भी अध्यापकों को मिलनी चाहिए, वो भी चिकित्सा सुविधा ले सकते हो। कम
उस पर रियायती दर पर उनको चिकित्सा सुविधाएं मिल सके, ऐसी भी बात अनुशंसा में की गई है। तो ये भी बात हम देख सकते हैं। शिक्षकों को भवन निर्माण की सुविधा, समय के अनुसार बहुत परिवर्तन होते जा रहे हैं। आज हर डिपार्टमेंट में हर कर्मचारी को विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए नई शिक्षा नीति 1986 में ये भी बताया गया शिक्षकों को भी भवन निर्माण की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि उनका भी मकान हो सके और वो ठीक प्रकार से अपना व्यवसाय को चुनने का अवसर उनको मिल सके, ठीक प्रकार से परिवार का ठीक प्रकार संचालन कर सके। इस सुविधा के अंतर्गत सुविधाएं उनको अच्छी मिलेगी तो मन और मस्तिष्क उनका ठीक रहेगा, उचित वेतनमान मिलेगा, मन मस्तिष्क उनका ठीक रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तो शिक्षा भी अच्छी वो दे पाएंगे। इन सारी चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षकों भवन निर्माण की सुविधा भी उनको मिलनी चाहिए। अगर कोई टीचर अच्छी डिग्रियां या उच्च डिग्रियां प्राप्त करना चाह रहा है या कोई स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहा है या शोध कर रहा है, उनके लिए अध्ययन अवकाश भी उनको मिलना चाहिए। अध्ययन अवकाश, जितने दिन की वो ट्रेनिंग कर रहा है या शोध कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है या प्रोजेक्ट बना रहा है, उनको अध्ययन अवकाश मिलना चाहिए, ताकि वो ठीक प्रकार से उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। अध्ययन अवकाश के अंतर्गत उस ट्रेनिंग को पूरा कर सके, अच्छी ट्रेनिंग लेकर के वो कुछ अच्छा अध्ययन करके अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके, ताकि आने वाले समय में हमें उनसे लाभ मिल सके। ये भी एक अध्ययन अवकाश भी टीचरों को मिलना चाहिए। ये भी अनुसंधान के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। तो ये भी बातें बताई। महिला शिक्षिकाओं को उनके पति के स्थानीय स्थान पर नियुक्ति हेतु विशेष प्रावधान। जो भी महिला शिक्षिकाएं हैं, ये दूर दराज लगी हुई है या उनका पति दूर दराज लगा हुआ है और दोनों ही टीचर है, शिक्षक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको एक स्थान पर लाने के लिए भी हमें प्रावधान होने चाहिए, ताकि वो उस प्रकार से ठीक प्रकार से छात्रों के मन और मस्तिष्क से ठीक प्रकार से पढ़ा सके और उनके परिवार के साथ रह करके वो ठीक प्रकार बच्चों को शिक्षा दे सके। ऐसी व्यवस्था भी इन अनुसंधान में बताई गई है, ताकि वो दूर दराज अध्यापकों के स्थान पर लाने पर उनको कई प्रकार की सुविधाओं के अनुसार वो स्कूलों से जुड़ सकते हैं और बच्चों को स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षण करवा सके। ऐसी व्यवस्था भी हमें उनके द्वारा अनुसंधान में बताई गई है। और विशेष रूप से जो दूर दराज के स्थानों पर महिलाएं लगी हुई है या पुरुष लगे हुए हैं और कई साल उनको हो गए हो, उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा हो, तो सरकार ऐसे प्रावधान कर रही है कि उनको एक स्थान पर ला करके और ठीक प्रकार से उनकी व्यवस्था करवाए। ऐसे प्रावधान, ऐसे अनुशंसाओं के बारे में इसमें बताया गया। तीसरा है प्रभावी तंत्र का सृजन। प्रभावी तंत्र का सृजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें राज्य स्तर कठिनाइयों के निवारण हेतु कई प्रकार की व्यवस्थाएं, हमारे जो राज्य स्तर पर कई प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाई आ रही है और समस्याओं का समाधान हेतु कई प्रकार के पद सृजन करने का चाहिए, ताकि उन पदों के हिसाब से हमें जैसे प्रोफेसरों के पदों का नियुक्ति देनी चाहिए, वाइस चांसलर पदों पर नियुक्ति देनी चाहिए। उससे कई प्रकार की शिक्षा संबंधी जो कठिनाई है हमारी दूर हो सकती है। ये भी एक प्रावधान इनके अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो प्रभावी तंत्र का सृजन करते हुए हमें कई प्रकार का ऐसी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। विद्यालय स्तर पर, अगर छोटे स्तर पर कोई विद्यालय है, उन विद्यालय स्तर पर परामर्शदात्री समितियां का निर्माण करना चाहिए, जो समय समय पर हमें परामर्श दे सके और सुझाव दे सके और सुझाव के अनुसार हम विद्यालय का विकास कर सकते हैं। क्योंकि जिस स्थान पर विद्यालय होता है उसमें कई प्रकार के संसाधनों की कमी होती है, भवनों की कमी होती है, या कई प्रकार की शैक्षिक समस्या उनकी आती है, कई प्रकार के मानवीय संसाधनों की कमी होती है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए विद्यालय स्तर पर वो परामर्शदात्री समिति होती है, जो उनको सुझाव एवं अपने जो कार्य करने को प्रेरित करती है, ताकि हम स्कूल का डेवलपमेंट कर सके। ऐसी समितियों के लिए भी सरकार के द्वारा कार्य योजना में अनुशंसा की गई है कि स्थानीय स्तर पर हम कई प्रकार की समितियां बनाएं, विद्यालय स्तर पर कई प्रकार की समितियां बनाएं, ताकि परामर्शदात्री समितियों उनको समय समय पर सुझाव दे सके, उसके अनुसार हम विद्यालय का विकास कर सके। ये भी हमारी कई प्रकार की अनुशंसा इसके अंतर्गत। अगर चौथे हम अनुशंसा की बात करें तो शिक्षकों को सम्मिलित होना, जिसमें नीति निर्माण और प्रबंधन मंच, हम नीतियों का किस प्रकार से प्रबंधन करें
और नीतियों का प्रबंधन करते हुए कौन से स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर अगर शिक्षण सलाहकार परिषद है उसके अनुसार हम चलें, उनकी सलाहों को माने, उनके जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए उनका हमारे शिक्षा के स्तर में सुधार करें, ये भी इनके अंतर्गत सलाहें बताई गई। केंद्रीय शिक्षण सलाहकार परिषद जो हमारी होती है उसके अनुसार हम कई प्रकार की सलाह एवं सुझावों को मान सकते हैं, उनके अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो ये भी एक परिषद बनाई हुई है, उन परिषदों के अनुसार भी हमें शिक्षा में विकास हो सकते हैं। शिक्षक इसमें सम्मिलित होकर के ट्रेनिंग लेकर के कई प्रकार से सुधार कर सकते हैं। राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद के अंतर्गत जो राज्य स्तर पर जो सलाहकार परिषद होती है शिक्षा की, जो समय समय पर अमेंडमेंट करती जाती है, समय समय पर नए नवाचारों के जो सुझाव आते रहते हैं सरकार के द्वारा, उनमें विभिन्न प्रकार के सलाहकार परिषद के अनुसार जुड़ करके अध्यापक उनमें कई प्रकार के सुधार कर सकते हैं और सुधारों के अंतर्गत शिक्षा का विकास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर शिक्षण में सलाहकार परिषद के रूप में स्थापना की गई है। उनकी अनुशंसाओं में भी हम इनका लाभ ले सकते हैं। ये भी एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इनसे वो जुड़ना चाहिए और प्रशिक्षण लेना चाहिए। संस्थानों की व्यवस्था में सुधार हेतु शिक्षक कार्य परिषद और संस्थानों की जो भी हमारी संस्था है उनकी व्यवस्था में सुधार कैसे कर सकते हैं, उसमें कार्य परिषद की स्थापना हम करें। शिक्षकों की कार्य परिषद की स्थापना हम करें। निजी क्षेत्र में जो भी हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके अनुसार हम एक ऐसी योजना बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाए, उसमें हम एक कार्य परिषद बना दे, हर एक टीचर को ऐसी जिम्मेदारी दे दे, उस हिसाब से वो अपने कार्य को संपादन करते हुए विद्यालय का विकास कर सकते हैं, शिक्षा का विकास कर सकते हैं। ऐसी अनुसंधान के बारे में भी अपने विद्यालय स्तर पर ये चीजें बनानी चाहिए, इनके बारे में उन्होंने बताया गया है। तो कार्य स्थल पर भी ये चीजें होनी चाहिए। तो ये भी चीजें। अगला है व्यावसायिक नैतिकता हेतु संहिता की स्थापना, रचना है स्थापना। व्यावसायिक नैतिकता हेतु संहिता की रचना। शिक्षक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन निर्धारित नियमों के अनुसार करें। जो भी शिक्षक वर्ग है अपने कर्तव्य का पालन करें, नैतिकता के अनुसार जो भी नियम कानूनों के अनुसार शिक्षक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अध्यापक के क्या कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को हमें पालन करते हुए हमें विद्यार्थी के भविष्य को संभालना चाहिए, विद्यार्थी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, समाज के विकास में हमें योगदान देना चाहिए, राष्ट्र के विकास में हमें योगदान देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में योगदान देना चाहिए। ये सारी चीजें शिक्षकों के कर्तव्यों में आती है। शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार से कर सकता है। शिक्षक समय पर स्कूल शिक्षकों को जाना चाहिए, समय पर अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए, समय पर जो स्कूल की व्यवस्था उसको देखना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत प्रेम करना चाहिए और विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देनी चाहिए। बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, बालकों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, बालकों को कर्तव्य परायण की शिक्षा देनी चाहिए और विद्यालय का विकास करना चाहिए। जब तक शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तब तक हम विद्यालय का विकास या स्टूडेंट का विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसी अनुशंसा, ऐसे नियमों के बारे में भी हमें अनुशंसाएं दी गई कि पहले अध्यापक अपने नियमों का पालन करें। अध्यापक, क्योंकि हर बालक अध्यापक का अनुकरण करता है, अध्यापक से कुछ सीखता है, अध्यापक जैसा करता है बालक भी वैसा ही करना चाहता है, इसलिए अनुकरण करने की विद्यार्थी की प्रवृत्ति होती है। उस अनुकरण के हिसाब से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विद्यालय का विकास करना चाहिए और विद्यार्थियों का भी विकास करना चाहिए। कड़े निर्णय लेने की धैर्य इच्छा, हमें बीच बीच में ऐसे कड़े निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं जब विद्यालय का विकास हो। अनुशासन में रखने के लिए कड़े निर्णय ले सकते हैं हम। कई प्रकार के ऐसे नियम होते हैं तो कई स्टाफ साथी नाराज हो जाते हैं लेकिन कड़े निर्णय लेने पड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कड़े निर्णय की दृढ़ इच्छा भी हमारे अध्यापकों को होनी चाहिए। विभिन्न नियमों तथा कानूनों का उनको पालन करना चाहिए। जो भी नियम एवं कानून है उसका पालन भी हमें गहनता से करना चाहिए। हमारे नियम क्या है, हमारे आदर्श मूल्य क्या है, हमारे गुण क्या है, हमारे नियम क्या है, उन कानूनों के अनुसार हमें चलना चाहिए। समय समय पर विद्यार्थियों को जिस कैटेगरी का छात्र है उसको समय समय पर छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए। उन छात्रवृत्तियों के मिलने पर ही वो अपना विकास कर सके, क्योंकि कई परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, वो बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते। उन बच्चों के लिए भी पढ़ाई की जरूरत आवश्यक होती है कि उनको भी शिक्षा मिले। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए भी हमें कई प्रकार के नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए। उनको
छात्रवृत्तियां देनी चाहिए, सरकार से जो लाभ मिल रहा है उनको देना चाहिए, विद्यालय में बच्चों को जोड़ना चाहिए ताकि वो विद्यालय में आ सके। ऐसी नीतियों के बारे में, ऐसी योजनाओं के बारे में, ऐसी अनुशंसाओं के बारे में बिल में बताया गया है ताकि अध्यापक इन समस्त रणनीतियों के क्रियान्वयन करते हुए दृढ़ संकल्प ले सके और नियमों कानूनों का पालन कर सके। ये भी एक बात इसके अंतर्गत आती है। अगला आता है क्रियान्वयन नीतियों का क्रियान्वयन, दृढ़ संकल्प, सावधान रहे संयोजन, नीतियों का क्रियान्वयन। नीतियों का क्रियान्वयन भी जो हमें करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षा की जो नीतियां हैं जो स्थापित की गई, समय समय पर जो अमेंडमेंट किए गए हैं, शिक्षा में जो सुधार किए गए हैं और समय समय पर जैसे परिवर्तन समय के अनुसार आते जा रहे, उन नीतियों का क्रियान्वयन भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। आज नवाचार का युग है, आज प्रौद्योगिकी का युग है, आज वैज्ञानिक युग है। उन वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग भी हमें बच्चों को देना चाहिए ताकि नई नीतियों के हिसाब से हम क्रियान्वयन कर सकें। आज डिजिटल क्लासेज हो गई है, ऑनलाइन क्लासेज हो गई, उसके हिसाब से हमें शिक्षण करवाना चाहिए ताकि हम नीतियों का जो समय पर जो जिस प्रकार से समय चल रहा है उसके हिसाब से हमें नीतियों का क्रियान्वयन करते हुए उनका संचालन करना चाहिए। ये भी एक बात समस्त रणनीतियों के क्रियान्वयन में बताया गया है, ये भी अनुशंसा में बताया गया। अगला आता है वित्तीय संसाधनों के हेतु यथेष्ट धन का प्रबंधन। किस प्रकार हम वित्तीय संसाधन या धन का प्रबंधन कर सकते हैं। वित्तीय संसाधन कई प्रकार के ऐसे संसाधन होते हैं जिससे हम वित्त को इकट्ठा कर सकते, धन को इकट्ठा कर सकते। उन वित्तीय संसाधनों के लिए हम धन को किस प्रकार से प्रबंधन करें, किस प्रकार से हम स्कूल का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से हम छात्रों का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार स्कूल के फंड से हम छात्रों को छात्रवृत्ति आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन सारी चीजों का प्रबंधन अध्यापक जो प्रधानाध्यापक उसमें होना चाहिए या अध्यापक में होना चाहिए ताकि वो भामाशाह को स्कूल से जोड़े, भामाशाह से कई प्रकार से धन का संग्रह करें, क्योंकि भामाशाह जो होते हैं वो विकास के लिए अपना धन देते हैं ताकि उनके पैसा विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग आ सके। ऐसे भामाशाह को सम्मान करते हुए आज सरकार ने, राज्य सरकार के द्वारा भामाशाह सम्मान योजना चलाया गया, उसके लिए कई प्रकार के धन का प्रबंधन किया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये कई प्रकार की भामाशाह सम्मान की योजना चलाई गई थी ताकि वो वार्षिक जो अपने एनुअल फंक्शन है उसके हिसाब से भामाशाह को सम्मान करें। जो भी इसमें पढ़े उन व्यक्तियों को बुलवाएं, उन विद्यार्थियों को बुलवाएं जो कि कई ऑफिसर बन चुके हैं या नियुक्ति जिनकी हो चुकी है, कई कर्मचारी हो चुके हैं या कई अच्छे व्यवसाय वो करें, उनको बुला करके उसको उनको सम्मान दिया जाए और उनसे धन का प्रबंधन किया जाए। ये कई प्रकार की ऐसी योजना है उनसे हम जुड़ सकते हैं। ऐसी अनुशंसाएं के बारे में भी कई प्रकार की बातें बताई गई है। इसलिए हमें वित्तीय संसाधन हेतु यथेष्ट धन का प्रबंधन करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का हम संचालन कर सकते हैं। उन संचालनों के माध्यम से हम धन का प्रबंधन कर सकते हैं और स्कूल का विकास और विद्यार्थियों का विकास कर सकते हैं। ऐसी बातों के अंतर्गत भी कई कार्यक्रम हम संपन्न कर सकते हैं। अगला आता है शिक्षकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण। शिक्षकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण हम किस प्रकार से संपन्न करते हैं, क्योंकि समय समय पर शिक्षकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। समय समय पर उनको अपने प्रोग्रेस करते रहना चाहिए और अपने प्रोग्रेस के साथ व्यवसाय का प्रशिक्षण लेते रहना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण जब तक उनको मिलता रहेगा वो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्योंकि सरकार के द्वारा कई प्रकार के समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे नवाचारों के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, आज ऑनलाइन के द्वारा शिक्षा दिया है, कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, आज कई प्रकार की ऐसे TLM के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। उसमें कई प्रकार का हम प्रशिक्षण दे करके और समय समय पर व्यवसायिक वृद्धि वो कर सके, ऐसे प्रशिक्षणों को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे अनुशंसाओं के बारे में भी नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा हेतु ये कार्य योजना में बताई गई है कि शिक्षक को व्यावसायिक प्रशिक्षण समय पर लगाना चाहिए ताकि वो प्राथमिक स्तर पर अपना प्रशिक्षण ले सके और माध्यमिक स्तर पर अपना प्रशिक्षण ले करके अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकते। तो ऐसी योजना भी उनके द्वारा चलनी चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर का जो टीचर होता है उनको समय समय पर छोटे बच्चों को किस प्रकार से हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, किस प्रकार बाल मनोविज्ञान का ज्ञान उनको होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को कहानी के माध्यम से वो पढ़ाएं,
बस्ता जो बोझ रहित बस्ता है वो किस प्रकार से हम इसको दूर कर सकते हैं इनको, और वो शिक्षा किस प्रकार से हम दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण इनके द्वारा दिया जाता है कि छोटी आयु के बालकों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, उनके कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, कौन से खेल की आवश्यकता, ज्ञान पूरे अध्यापक को होना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर पर वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने व्यावसायिक वृद्धि कर सके। ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर जो टीचर होता है 6 से 8 वाला, उनके स्तर पर भी हमें इनका विकास विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर के उनके विभिन्न कौशलों का विकास करते हुए, विभिन्न विधि प्रविधियों का विकास करते हुए, विधियों का ज्ञान देते हुए, विभिन्न TLMN का ज्ञान देते हुए, सहायक सामग्री की व्यवस्था का ज्ञान देते हुए और कौशलों का निर्माण करते हुए, कौशल सिद्धांतों का, शिक्षा के सिद्धांतों का निर्माण करते हुए कई प्रकार की ऐसी व्यवस्था हम दे सकते हैं ताकि वो भी विद्यार्थियों का विकास कर सके। ऐसे शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण समय समय पर हमें उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का ज्ञान उनको दे, शिक्षण के सिद्धांतों को उनको बताएं, विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान उनको दे, विधियों का ज्ञान उनको दे, नवाचारों का ज्ञान उनको दे, नए नवाचारों से उनसे जोड़ें, किस प्रकार कंप्यूटर से उनको शिक्षा दे सकते हैं, इस प्रकार की बातें उनको बताएं। अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण, 6 दिवसीय प्रशिक्षण, साप्ताहिक या 15 दिन का प्रशिक्षण, ताकि वो प्रशिक्षण में उन चीज़ों को सीख सकें, आगे आने वाले समय में स्कूलों में वो सारी व्यवस्था में सुधार कर सकें। ऐसी व्यवस्था शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान हमें अपनानी चाहिए ताकि शिक्षक इन व्यवस्थाओं से जुड़ सके और अपना विकास कर सके। ये भी अनुशंसा में ये भी बातें कार्य योजना के द्वारा बताई गई है। तो इस प्रकार से अगला है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास भी समय समय पर होना चाहिए। अनुशंसा में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हो ताकि टीचर समय समय पर उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं और अपने शिक्षा में उन्नयन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बताया कि प्रत्येक राज्य में एक कार्यबल की स्थापना हो तो सहायता उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कई प्रकार के नियमों के अनुसार उनसे चल सकते हैं, ऐसी सलाहों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को भी राज्य में एक ऐसी संस्था हो ताकि उन संस्थाओं से हम जुड़ करके कई प्रकार की योजनाओं का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास जो कि शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा कई संस्थानों के द्वारा राज्य में। अगला है नवीन प्रौद्योगिकी की सुविधा। नवीन प्रौद्योगिकी की सुविधा भी प्रत्येक अध्यापक को मिलनी चाहिए और क्योंकि नए नए नवाचारों के लिए, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है, उस वैज्ञानिक युग के अनुसार भी हमें कई प्रौद्योगिकियों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आज वैज्ञानिक युग के अनुसार ही छात्र आगे बढ़ रहे हैं, छात्र विभिन्न IT के माध्यम से कई प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कई प्रकार के उच्चतम स्तर में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उन उच्चतम स्तर के ज्ञान प्राप्ति के लिए नई सुविधा युक्त नवाचारों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में जैसे कंप्यूटर आधारित जो अधिगम है उनको बच्चों को मिलना चाहिए। कंप्यूटर आधारित अधिगम है, कंप्यूटर के आधार पर किस प्रकार से बालक सीख सकता है उसके माध्यम से हम उनको अधिगम करवाएं। आज सरकार के द्वारा छोटे छोटे स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है ताकि वो कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जान सके और दूर दराज से हम सारी सूचनाओं को सीख सके, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते, अवेयरनेस हो सकते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा उन चीज़ों को हम जान सकते हैं। गूगल पर हम कई प्रकार को सर्च करके कई जानकारी प्राप्त कर सके। कंप्यूटर आधारित शिक्षा अधिगम के अंतर्गत आती है। उन सारी चीज़ों को हम सिखाएं ताकि बालक उनसे जुड़ करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो नवीन प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के अनुसार कई प्रकार के हम अधिगम दे सकते हैं, उनमें भी है कंप्यूटर आधारित अधिगम। दूसरा है VCR। VCR का अर्थ होता है, VCR क्या है? VCR के माध्यम से हम किसी चीज़ को, अगर अध्यापक कोई चीज़ को पढ़ा रहा है या कोई प्रशिक्षण चला है उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग के अनुसार फिर हम CD के द्वारा, VCR के द्वारा उसको हम डिस्प्ले करते हैं, बताते हैं ताकि हमें ये पता चल जाता है कि ये कार्यक्रम आज इतने तारीख को ये संपन्न हुआ। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम करा रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा रहे हैं
अगर छोटी पाठ्यक्रम को हम निर्माण कर रहे हैं और अध्यापक ये चाहता है कि मैं VCR के माध्यम से इन चीज़ों को देखूं, मेरी पढ़ाई हुई बातों को देखूं, मेरी कहाँ कमी रह गई है, उसको हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम उसको सुनते हैं, देखते हैं और देखने के बाद जहाँ हमारी कमियाँ, उन कमियों को दूर कर देते हैं, नोटेट कर देते, पुनः पाठ्यक्रम का निर्माण कर देते। तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से कई कमियों का हमें पता चलता है और हम शिक्षा के विकास ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसे एक एक कौशलों को उसमें हम सीखते हैं और धीरे धीरे कौशलों को विकास करते हैं, पूर्ण प्राथमिकता की ओर चले जाते हैं। तो सब VCR के माध्यम से रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आती है। तो ये भी चीज़ें हम कई प्रौद्योगिकी माध्यम है, ये कई प्रकार के तकनीकी माध्यम उनके अनुसार हम कई प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनका फायदा ले सकते हैं। टीवी के अनुसार भी हम कई प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कई प्रकार की शिक्षा पहुंचाने का प्रावधान, जहाँ बच्चे आ नहीं पाते या टीचरों को कोई सुविधा लेने में, प्रशिक्षण लेने में कठिनाई होती है, तो हम दूर दराज या पहाड़ी एरिया में टीचरों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, हम टेलीविजन के माध्यम से हम उनको प्रशिक्षण समय निर्धारित कर देते, इतने बजे ये कार्यक्रम में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके आगे टीचर बैठ जाता है टीवी के आगे, उस प्रशिक्षण को और सुनता है और देखता है, ताकि वो उसमें सुधार कर सकता है, उसमें अपने शिक्षण में अपने सुधार करते हुए उसकी व्यवस्था का संचालन कर सकता है। तो ये भी कार्यक्रम में टीवी के द्वारा भी हम जोड़ सकते हैं। रेडियो के माध्यम से अगर रेडियो की बात करें तो आज सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की रेडियो में शिक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है और शिक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करते हुए हमें ज्ञानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत वो कई प्रकार के कार्यक्रम चलवा रहे हैं, ताकि बच्चों को ज्ञानवाणी कार्यक्रम से वो जुड़ सके और ज्ञान की बातें वो कर सकते। ऐसी भी बातें उनके अंतर्गत की जा रही है। तो ये ज्ञानवाणी कार्यक्रम के अनुसार छात्र उनसे जुड़ करके ज्ञान का विकास करते हैं, मन और मस्तिष्क में उनमें एक प्रसन्नता जागृत हो सके, ऐसी ज्ञान की बातें उनके अंतर्गत बताई जाती है। तो बच्चों को उसमें जोड़ा जाता है, रेडियो के माध्यम से वो कार्यक्रम को सुनते हैं, समय निर्धारित कर दिया जाता है, उनके अनुसार वो कार्यक्रम। और दूरदर्शन के माध्यम से हम दूरदर्शन में कई प्रकार के DD1 पर कई कार्यक्रम होता है, जिसमें ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के द्वारा चलाया जाता है। ज्ञान दर्शन के कार्यक्रम के अनुसार भी हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो के माध्यम तो सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविजन के माध्यम, दूरदर्शन के माध्यम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसे ज्ञान दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से भी हम कई प्रकार की बातों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ऐसी जो योजना है उनके बारे में कई प्रकार की जो हमारी जो नई शिक्षा नीति 1986 उसके बारे में जो कार्य योजना अनुशंसा की गई है, ऐसे आज मैंने आपको पूरा कार्यक्रम में बताया, जिसमें मैंने कई प्रकार की बातें जो नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा हेतु जो कार्य योजना की अनुशंसा की गई है, उसके बारे में पूर्ण प्रकाश मैंने गहनता से डाला है। जिसमें मैंने पहले प्रकाश डाला है शिक्षक चयन प्रक्रिया में सुधार हमें करना चाहिए और शिक्षक चयन प्रक्रिया में सुधार करते हुए हमें ये कार्यक्रम देखना चाहिए। दूसरा है शिक्षकों की जीवन शैली और कार्य सेवा शर्तों में सुधार भी उसमें करना चाहिए। और तीसरा है प्रभावी तंत्र का सृजन भी हमें करना चाहिए। और चौथा है शिक्षकों को सम्मिलित होना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना भी इसके अंतर्गत बताया गया है। पांचवा है व्यवसायिक नैतिकता हेतु संहिता की रचना और छठवां है कड़े निर्णय लेने की दृढ़ इच्छा भी उसमें होनी चाहिए। समस्त रणनीतियों का क्रियान्वयन में होना चाहिए। वित्तीय संसाधन हेतु यथेष्ट धन का प्रबंधन होना चाहिए। शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण समय समय पर देता रहना चाहिए, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कौन से प्रशिक्षण की स्थापना की जाए ये भी देते रहना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास भी समय समय पर करते रहना चाहिए और नवीन प्रौद्योगिकी की सुविधा भी उनको समय समय पर मिलती रहनी चाहिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।